पॉलिटिक्स या परिवार? पॉलिटिक्स। एडवेंचर से भरा हुआ वेकेशन छुट्टियां या फिर शांति बिल्कुल आलस से? नहीं, एडवेंचर से भरा हुआ। हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले टाइम में उदयपुर को इंटरनेशनल फ्लाइट से जोड़ा जाएगा। जो 2 साल का अभी आपका इस सत्र का कार्यकाल बचा है, उसमें उदयपुर के लिए आपका क्या लक्ष्य है? यहाँ के सभी लोग खुद का अपना व्यवसाय खड़ा कर सके। यूवी बातचीत में हम नॉर्मली बात करते हैं कि हमें क्या समस्या है या हमें क्या प्रॉब्लम्स है शहर में, उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। अब उसी के लिए हमारे साथ आज हमारे सांसद महोदय अर्जुन लाल जी मीणा जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। नमस्कार सर। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेंट्रल बजट आया है इस बार, बीजेपी ने जो बजट दिया है सत्र में, तो हमारे प्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे पूछना चाहेंगे उसमें उदयपुर के लिए क्या मिला और क्या ये बजट एक आम आदमी के लिए बजट है? अभी जो 2022-23 का जो बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारी यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 1 फरवरी को आम बजट पेश किया, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हमारे देश में और विश्व में कोविड वैश्विक महामारी जो आई है वो हमारे सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक संघर्षपूर्ण जिंदगी लोगों ने जी है। इतना सब कुछ 2 साल में होते हुए भी जो 1 फरवरी को देश के यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश किया वो आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट में चूँकि ये हमारे देश के आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, यानी कि देश की आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, और इस 75वें वर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए, आपने देखा होगा कि पहले समय में जो बजट पेश होता था, जो लोगों के लिए योजना घोषित करते थे, लुभावनी योजना घोषित करते थे, इस अमृत काल में, अमृत महोत्सव में देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी ने ये जो आने वाले जब 100 साल जब देश के होंगे, इस 100 साल में हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और सब तरह से किस तरह से विश्व के पटल पे नंबर 1 और 2 में गिनती हो, इस लिहाज से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उसमें देश के जो गरीब कल्याण योजना चल रही थी, जैसा कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से निःशुल्क अनाज देने का काम किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने 43 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन के खाते खुलवाए गए। उससे पहले लोगों के पास जो व्यापारी होते थे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते थे, या जो शहर में रहते थे, जो बिजनेस करते थे, उन लोगों के खाते खुलते थे। तो जो सरकारी योजना होती थी, भारत सरकार हो या केंद्र राज्य सरकार हो, उन योजनाओं का पैसा बीच के जो एजेंसी होती थी वो इसमें भ्रष्टाचार होता था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने का एक अभियान 2016 अक्टूबर से शुरू किया, और तब से लेके अब तक 43 करोड़ लोगों के, और उसमें 55% महिलाओं के खाते खुले। तो एक समय में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री निवर्तमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने लाल किले के भाषण से कहा था कि मैं दिल्ली से उदयपुर के लिए या उदयपुर के किसी गांव के लिए पैसा भेजता हूं, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो उस गांव तक पहुंचते मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं इधर उधर हो जाता है। ये काम, इस भ्रष्टाचार का रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। कैसे किया? प्रधानमंत्री जनधन खाता खोल के। ऐसे अनेक कल्याणकारी योजना में आपको बता सकता हूँ, PM आवास योजना हो, 1.5 लाख रुपये तक का आवास पक्का बना के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देना, शहरी क्षेत्रों में 1,65,000 रुपये का पक्का मकान बना के देना। जब पक्का मकान बन जाता है तो उसका बिजली कनेक्शन निःशुल्क देना, उसको रसोई गैस का कनेक्शन देना, और साथ ही साथ उसका जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, ये भी एक इज्जत घर जिसका नाम दिया है,
ये नहीं बना के देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आम बजट 1 फरवरी को जो पेश हुआ है, केंद्र सरकार ने जो दिया है, उसमें आम आदमी के लिए ये बजट है और युवाओं के लिए ये बजट है। स्टार्टअप खड़ा करने के लिए कोई भी युवा अगर अपना किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टअप खड़ा कर सकता है, उसके लिए भी ये बजट में प्रावधान किया गया है। और विशेष करके चूंकि मैं उदयपुर का सांसद हूँ, जैसा कि आपने बताया, तो उदयपुर के लिए विशेष करके 2009 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे यहाँ एक रेल परियोजना का घोषणा की गई थी 2009 में, उदयपुर से अहमदाबाद आमान परिवर्तन ब्रॉड गेज का। लेकिन 2009 से लेकर 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह जी सरकार रही, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, बजट का प्रावधान नहीं किया, पैसा नहीं दिया, कोई काम शुरू ना। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और आपने मुझे यहाँ से, यहाँ की जनता ने, उदयपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाकर भेजा। तो मैंने लोकसभा में प्रक्रिया और नियम के तहत 0 आवर, क्वेश्चन आवर, स्टार क्वेश्चन, अन स्टार क्वेश्चन जो प्रक्रिया है, उसके तहत मैंने मुद्दा उठाया, रेल मंत्री जी से मिला और मैंने उस योजना को वापस देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू कराई। और आने वाले अप्रैल माह में, ये जो 2022 अप्रैल और मई में हमारा ये ब्रॉड गेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। और अप्रैल महीने में उदयपुर से लेके अहमदाबाद की ट्रेनें यहाँ की जनता को, यहाँ के आम आवाम को और उदयपुर से दक्षिण राज्यों में जाने के लिए, और विशेष करके चूँकि हमारा ये टूरिस्ट पैलेस है, ये मैरिज हब है, यहाँ डेस्टिनेशन है, तो सभी लोगों को आने जाने की सुविधा, रेल की सुविधा मिले, इसके लिए इस बजट में 7,500 लगभग राजस्थान प्रदेश को रेलवे में बजट मिला और 2500 करोड़ रुपए हमें ज़्यादा बजट मिला पिछले साल की तुलना में। तो मैं कह सकता हूँ, और हमारे इस ब्रॉड गेज में बजट का प्रावधान किया गया है, किसी तरह का कोई कमी नहीं। 368 करोड़ रुपए हमें उदयपुर को मिले हैं, जिसमें 95 करोड़ बिजली यानी कि विद्युतीकरण रेलवे के करने के लिए मिले हैं। बाकी रेल पटरियाँ बिछाना और स्टेशन का निर्माण करना, इस सब कामों के लिए हमें बजट मिला है। उदयपुर सांसद के रूप में आपका हमारे साथ ये दूसरा कार्यकाल है। 2019 के बाद अब आपको ऑलमोस्ट 3 साल पूरे हो जाएंगे आपके कार्यकाल को। तो आपके इस कार्यकाल ने उदयपुर को क्या दिया है? क्या क्या विकास योजनाएं या क्या और दूसरी योजनाएं दी गई हैं? देखिए मैम, चूँकि 2019 मई में जब इलेक्शन हुआ और यहाँ के लोगों ने मुझे जिताकर देश की पार्लियामेंट में भेजा दूसरी बार, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम इस क्षेत्रवासियों को कि मुझे दूसरी बार आपने अवसर दिया, जनता ने मुझे अवसर दिया। और उसमें मैंने ये जो बहुत सारी ऐसी उदयपुर शहर के लिए तो टूरिज़्म पैलेस की दृष्टि से हमारे यहाँ ये सड़क यातायात के दृष्टि से देखा जाए तो 6 लेन का काम हो रहा है। उदयपुर से अहमदाबाद, चित्तौड़, ब्यावर, ये सब जगह 6 लेन का काम हो रहा है। क्योंकि 29 अगस्त 2016 को जब देश के प्रधानमंत्री उदयपुर आए थे, तब उन्होंने घोषणा करी थी कि उदयपुर से अहमदाबाद जाने के एक वैकल्पिक नेशनल हाईवे 58E उदयपुर से झाड़ोल फलासिया होते हुए गुजरात जाएगा। ये 750 करोड़ रुपए की योजना है और ये अभी आने वाले 2-3 महीने में ये योजना पूरी होने वाली है। सड़क हमारी बन के लगभग 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बड़ी सौगात उदयपुर शहर को और उदयपुर के शहरवासियों को और क्षेत्र की जनता को मिली। और गुजरात जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग को हमें ये नेशनल हाईवे मिला है, नंबर 1। दूसरा नेशनल हाईवे 6 लेन का विकास का काम अभी चल रहा है। आपने देखा होगा उदयपुर से अहमदाबाद, चित्तौड़ से उदयपुर और ब्यावर से उदयपुर, ये सारे नेशनल हाईवे का काम भारत सरकार के इसी टेन्योर में चल रहा है। और आने वाले 2-3 साल 1.5 साल में ये काम सारे पूरे होने वाले हैं। हाईवे की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे, और उसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का एक योजना निकाली। उसके तहत पूरे देश के सभी राज्यों से राजस्थान प्रदेश को सबसे ज़्यादा बजट मिला
और हमारे यहाँ प्रत्येक गांव, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा होगा। सभी रेवेन्यू विलेज, जहाँ 250 की आबादी का रेवेन्यू विलेज है, राजस्व गांव है, उन सब गांवों को हमने सड़कों से जोड़ा गया है। और आने वाले समय में जो सड़कें 2005 से लेकर 10 में बनी थी, 6 में बनी थी, 7 में बनी थी, उन सब रोडों का वापस रिन्यूअल करने का पैसा भारत सरकार ने अभी दिया है। तो सड़कों की दृष्टि से, हवाई जहाज, हवाई यातायात की दृष्टि से भी आने वाले समय में ये इंटरनेशनल फ्लाइट हमें मिलेगी। तो गल्फ के कंट्री में जाने के लिए जो हमारे बहुत सारे यहाँ उदयपुर और इस क्षेत्र के संभाग के लोग गल्फ कंट्री में रोज़गार के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट हमारे पाइपलाइन में है। हम लोग अभी नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया जी से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले टाइम में उदयपुर को इंटरनेशनल फ्लाइट से जोड़ा जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके साथ ही साथ उदयपुर स्मार्ट सिटी, ये देश के 100 शहरों को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी और उसमें 100 शहर को लिया गया था। उसमें उदयपुर हमारे पहले 20 में, फर्स्ट 20 में उदयपुर का आना बहुत बड़ा हमारे लिए एक सौगात मिली है हमें। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और उसमें भी सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है, यानी कि हमारा शहर की जनसंख्या 6-7 लाख से ज़्यादा नहीं है। कई ऐसे शहर है जो 50 लाख 1-1 करोड़ से, वो भी स्मार्ट सिटी में नहीं आए, लेकिन उदयपुर को स्मार्ट सिटी आना। और आपने देखा होगा कि उदयपुर स्मार्ट सिटी में अनेक प्रोजेक्ट के पर काम चल रहा है और कुछ काम की गति धीमी जरूर है, लेकिन काम क्वालिटी से अच्छा हो रहा है। आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर जब ये स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा उदयपुर जिलों की नगरी और राजा महाराजाओं का शहर है, वेडिंग डेस्टिनेशन है, इसका और 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल सर। मुझे स्मार्ट सिटी से याद है कि जैसे कि अपन ना सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, जी कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी क्या, जब से हमारा शहर अंडर कंस्ट्रक्शन गया है तब से थोड़ा अधिकतर लोगों को परेशानी हो रही है। तो उसके लिए मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, उदयपुर एक्चुअल में स्मार्ट सिटी कब बनेगा, कब ये सारे काम कंप्लीट होंगे या थोड़े से राहत मिलेगी आम लोगों को? नहीं जी, देखिए मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी शहर में रहता हूँ और मुझे दिन में मैं भी घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, तो मुझे इसका एहसास है, अनुभव हो रहा है। पर कोई काम अगर किसी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो बिल्डिंग खड़ा करने में टाइम ज़रूर लगेगा। तो स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट है, अलग अलग आयड नदी का अलग प्रोजेक्ट है, सीवरेज का अलग प्रोजेक्ट है, बिजली का अलग है, टेलीकॉम का अलग है, पानी का अलग है, सब चीज़ का अलग अलग काम है। उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह से प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ हमारी बात हुई है पिछले 7 दिन के पहले, तो उससे लगता है कि इस काम में गति मिली है और शीघ्र इसको पूर्ण करने का उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और मैं आपके माध्यम से उदयपुर वासियों को बताना चाहूँगा कि आपने बहुत दिनों तक इसको झेला है, लेकिन अब कम समय में ही आपका ये काम स्मार्ट सिटी का पूरा होने वाला है। और जब स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से सभी लोगों को इसको राहत मिलेगी और आने वाले जो हमारे टूरिस्ट है उन टूरिस्ट को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। मैं इसी के साथ अगला सवाल करना चाहूँगी कि आपका 2 साल का कार्यकाल है अभी और हम चाहेंगे आप हर बार आप ही आए हमारे, क्योंकि आने से आपके इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है। जो 2 साल का अभी आपका इस सत्र का कार्यकाल बचा है, उसमें उदयपुर के लिए आपका क्या लक्ष्य है? देखिए, उदयपुर जो पूरा जिला है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 8 विधानसभा आती है, उदयपुर शहर सिटी को छोड़कर बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र में है और लगभग 35 लाख की आबादी इसमें टोटल लोग आते हैं, जनसंख्या है। तो ज़्यादातर मैं चाहूँगा कि ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट 73% यहाँ ट्राइबल जनसंख्या रहती है। तो ट्राइबल और बाकी लोगों के लिए किसान, मजदूर, इस तरह के लोग रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों को जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने इस 2022-23 के बजट में आत्मनिर्भर भारत का एक नाम दिया है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के सभी लोग
अपना खुद का अपना व्यवसाय खड़ा कर सके, उसके लिए उन्होंने मुद्रा लोन के तहत या स्टार्टअप के तहत बजट में प्रावधान किया गया है, फंड का भी किया गया है। साथ ही साथ रोड नेटवर्क का हो, हाईवे नेटवर्क का हो, हवाई जहाज नेटवर्क का हो, और इसके साथ ही साथ उनको किस तरह का इस ज़िले में क्या उपलब्धता है, क्या किस चीज़ की, उस तरह के लोगों को, युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट का एक केंद्र भी खोला हुआ है भारत सरकार ने। उसके माध्यम से जो युवा हैं उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको प्लेसमेंट भी दिया जाता है, और जो प्लेसमेंट में नहीं जाना चाहता है वो स्वयं का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और उसके लिए देश की सरकार, भारत सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद भी करती है और कौशल भी देती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले 2 साल में हमारा जो उदयपुर शहर है ये टूरिस्ट की दृष्टि से और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचे। जो लोग अभी यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट के हिसाब से आते हैं, बिजनेस के हिसाब से आते हैं, और ज़्यादा मात्रा में उदयपुर आवे और उदयपुर डेवलप जल्दी हो और आगे बढ़े। इसके लिए भारत सरकार से सब तरह के काम के लिए जितनी भी मदद चाहिएगी भारत सरकार इसमें मदद करेंगे, और उसमें हमारी भूमिका अहम रहेगी। हम चाहेंगे कि यहाँ के हर नौजवान को उसके हाथ में काम मिले, हर आदमी को विकास करने के अवसर मिले, और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र के लोग जो एक पलायन होता है काम के लिए, अहमदाबाद जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, उस पलायन को रोकने का भी हम आत्मनिर्भर भारत में छोटे छोटे वंदन विकास केंद्र, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट में जो उपज पैदा होते हैं, उस उपज को यहीं उसके यूनिट लगा दी जाए, यहीं उसके प्रोसेसेस यूनिट तैयार की जाए, और यहीं तैयार करके देश के अन्य कोने में उसको भेजा जाए। एक उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ एक हर्बल गुलाल होता है, जो इसके जंगल के फूल से उसके बनाया जाता है, और हर्बल गुलाल की डिमांड पूरे देश में है। तो इस तरह से काम खड़ा करके और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि पलायन हमारा यहाँ का रुक सके और लोगों को स्वयं का रोजगार खड़ा करने में मदद मिले। इसके लिए भारत सरकार हर तरह से उनको मदद करने के लिए तैयार है, और हमारे इस क्षेत्र में लगभग 169 वंदन विकास केंद्र अलग अलग ग्राम पंचायतों में खोला गया, जिसमें भारत सरकार उनको फाइनेंशियली मदद देती है। पहले 15 लाख उसको भवन बनाने के लिए, फिर उसको ट्रेनिंग देने के लिए, फिर उसका जो वैल्यू एडिशन, कोई चीज़ है, अगर जंगल की कोई सीताफल है, उसका पल्प निकालने के लिए, उसको आइसक्रीम बनाने के लिए अगर उसको यूनिट खड़ा करने है, तो भारत सरकार उसमें पूरी मदद करती है। इस तरह के काम हमारे क्षेत्र में किए जा रहे हैं। और मैं एक, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये जो यहाँ से करीब 70 किलोमीटर फलासिया पंचायत समिति है, तहसील है, वहाँ मैंने एक आमीवाड़ा ग्राम पंचायत है जिसको मैंने सांसद आदर्श गांव के रूप में एडॉप्ट किया है। उस गांव में पिछले 20-25 साल से यहाँ हमारे विद्या भवन जो शिक्षा एजुकेशन सोसाइटी, उन्होंने उन ट्राइबल लोगों को बांस के पौधे दिए थे, उन्होंने अपने खेतों में लगाए, लेकिन उस बांस पौधे बड़े हो गए, पेड़ हो गए, उसको काटने की परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती थी। तो मैंने भारत सरकार से निवेदन करके, जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैंने उसको टीपी से मुक्त कराया, कानून से उसको प्रावधान सरलीकरण किया गया, और आज वो बांस हम कटाई कर रहे हैं। तो बांस से फर्नीचर बनता है, खिलौने बनते हैं, अगरबत्ती बनती है, और बहुत सारे काम बांस के क्षेत्र में किया जाता है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी, जलवायु की दृष्टि से भी बांस ऑक्सीजन देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, अभी मैंने पंचायत समिति रिश्वत में 5000 पौधे 20 बीघे में मैंने असम से लाके पौधे लगवाए, और वहाँ प्लांटेशन कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ लोगों के, ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जून जुलाई में उदयपुर के क्षेत्र में लगभग 5 लाख बेम्बू के पौधे लगे, ताकि हम पर्यावरण को भी संरक्षण दे पाएंगे और रोजगार भी दे पाएंगे। ये दोनों काम हम लोग भारत सरकार की तरफ से कर रहे हैं।
सर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है हमारा, उसके लिए आपने बहुत काम किया है, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए उसमें आगे क्या प्रावधान है? 2014 के पहले ये पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ से जोधपुर चला गया था, लेकिन जब मैं आपने और यहाँ की जनता ने मुझे जब सांसद बना के दिल्ली भेजा, तो सबसे पहला काम, जब उस समय के हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी स्वराज थी, और उनसे जब मैं मिला, और मेरा सौभाग्य है कि उस समय यहाँ सुषमा जी आई और उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से जब भी उदयपुर को देखा, तो हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र वापस उदयपुर स्थापित हुआ। केवल स्थापित ही नहीं हुआ, यहाँ एक सुभाष नगर में उसका कार्यालय खोला गया, और कार्यालय जो हमें जो जोधपुर या जयपुर जाना पड़ता था, तो अब हमारे जो डिवीज़न के लोग हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजमंद, सिरोही, यहाँ के लोग अब उदयपुर आके अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र से अपना पासपोर्ट बना लेते हैं। और रहा सवाल वीज़ा का है, मैंने अभी विदेश मंत्री जी से अभी ही बात करी है पिछले दिनों में, तो हमारा वीज़ा भी अब यहीं बनने लग जाएगा, हमें जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। ये काम भी हमारे यहाँ उदयपुर में लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। और मैं कह सकता हूँ कि ई पासपोर्ट अब लोगों को जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना ऑनलाइन ही उसको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए और अपने आप बन के तैयार होकर आपके घर आ जाएगा। यानी कि ई वीज़ा, ई पासपोर्ट, ये सारा काम अगर किसी के कार्यकाल में हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल भारत जी। आपने देखा होगा ठेले वाले, चाय वाले, खोमचे वाले, छोटे व्यापारी, सब्जी बेचने वाले आजकल डिजिटल के माध्यम से पेमेंट लेते हैं और देते हैं। तो ये जो, और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में एक देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी घोषणा इस बजट में की है और बजट का प्रावधान किया है। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। सर मेरा अगला सवाल था युवाओं को लेकर, जैसे कि आजकल उनका रुख पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ रहा है, राजनीति की तरफ वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन क्या है, गर्म खून होता है युवाओं का, तो जोश में होश खो बैठते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपके माध्यम से मेरे उदयपुर सिटी के और क्षेत्र के और सभी युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी जो है वो युवाओं की है। लगभग 64% युवा इस देश में निवास करते हैं, और ये अच्छी बात है कि इस देश में जब युवा राजनीति की तरफ अपना रुख करेंगे तो भारत देश बहुत ज़्यादा जल्दी विकसित होगा, देश का निर्माण होगा, क्योंकि युवा शक्ति जितना अधिक तेज क्षमता के साथ अगर काम कर सकता है तो युवा ही कर सकता है। इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। और ये बात सही है कि कई बार जोश में व्यक्ति होश खो देता है। मेरा उनसे यही रहेगा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखिएगा, और संभावनाएं बहुत है और काम बहुत है। आप कोई सा भी काम करें, बहुत ही निष्ठा के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें और जोश के साथ करें, लेकिन हाँ, जोश में होश नहीं खोए, ये मेरे उनसे अपील रहेगी। और देश के निर्माण में सबसे बड़ी अगर भागीदारी किसी की रहेगी वो युवाओं की रहेगी, इसलिए मेरा उनका स्वागत है, वो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में आए। जी बिल्कुल जी। सर अभी हमारे राज्य का बजट भी आने वाला है, तो उसके लिए हम उदयपुर के लिए क्या आशा रख सकते हैं? देखिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये अभी ही जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो बजट, राज्य का बजट आने वाला है। राज्य की जनता और उदयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर वो उम्मीद पूरी करते हैं तो अच्छी बात है कि हमारी देवास 3rd फेज़ की जो एक परियोजना है उदयपुर को पानी देने की, शुद्ध पेयजल देने की, सभी जिले बराबर भरी रहे, तो 3rd फेज़ की जो योजना है उस योजना को अगर वो स्वीकृति दिलाते हैं तो उदयपुर वासियों के लिए ये बहुत बड़ा, एक बड़ा उपहार होगा राज्य सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ जितने भी पेंडिंग काम हैं,
जितने भी अधूरी परियोजना जो छोड़ रखी है उन परियोजनाओं को राज्य सरकार इस बजट में शामिल करे। उन्होंने जो एक घोषणा करी थी जब वो चुनाव में गए थे 2018 के चुनाव में, तो उन्होंने युवाओं को कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपके अभी 2 साल बाकी है, अब युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देवें, रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा करें। आपने देखा होगा पिछले महीने जो रीट का एग्ज़ाम हुआ, कितनी बड़ी धांधली हुई और कितने लोग इसमें संलिप्त हैं। तो युवाओं के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है। कितना मेहनत ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम करके तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और पिछले दरवाजे से कुछ लोग मिली भगत करके पेपर चुरा लेते हैं और करोड़ों रुपए में बिक जाता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, ताकि भविष्य में आने वाले कोई भी परीक्षा के लिए इस तरह के काम नहीं हो। जो टैलेंट होगा वो अपने आप नौकरी पा लेगा, लेकिन पैसा दे के गलत तरीके अपना के गलत काम करके ये इस तरह का जो काम राज्य सरकार में हो रहा है वो मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है। युवाओं के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है और राज्य के जनता के लिए भी ठीक नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में गरीबी बहुत है। ज़्यादातर क्षेत्र में किसान लोग रहते हैं। उन्होंने किसानों को वादा किया था कि एक राहुल गांधी जी जब चुनावी सभा में आए तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं, उन्होंने गिनती करके बताया 1 2 3 ऐसे 10 की गिनती गई और 10 दिन में मैं संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को पूछना चाहता हूँ कि चलो 2-3 साल आपने निकाल दिए, अब तो किसानों की तरफ कुछ ध्यान दो। किसान को बिजली, खाद और जितने भी सीड्स हैं, बीज हैं, वो आप उनको उपलब्ध कराएं। और उनके जो आपने कर्जा माफ़ी की बात करी थी वो कर्जा माफ़ी इस बजट में दे तो अच्छा रहेगा। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आर नदी का जो हमारा प्रोजेक्ट है बहुत टाइम से डिले हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है और हम उदयपुर वासियों को कब अपनी आंखों से वेनिस ऑफ द ईस्ट देखने को मिलेगा? जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये उदयपुर वासियों के लिए ये सौगात कब मिलेगी? हमने हमारी जो नगर निगम है, हमारा जो नगर प्रन्यास है, इनके संयुक्त प्रयास से और प्रशासन के संयुक्त प्रयास स्मार्ट सिटी के माध्यम से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले बजट में रखा गया था। और भारत सरकार को अगर यहाँ के जो लोकल एजेंसीज है, नगर निगम है, प्रशासन इसको भारत सरकार को मूव करेगा राज्य सरकार के माध्यम से, तो निश्चित रूप से मैं वहाँ शहरी विकास मंत्री जी से बात करके इसको हम आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें हम इसको इसमें बजट में प्रावधान कराएंगे कि किस तरह से इसको नदी का सौंदर्यीकरण कैसे बढ़े। और जैसा कि आपने पूछा कि ये हमारी नदी कैसे इसका विकास हो, तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। और रहा क्योंकि एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट और नगर निगम इसको यहाँ से प्रपोजल बना के भेजेगी तो तब जाके भारत सरकार इसको मंजूर कर पाएगा। सर, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उन्होंने जो अभी प्रपोज किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, उसके तहत क्या परियोजना है आगे? देखिए मैम, हम सब लोग जानते हैं कि 2001 की जनगणना हो, 2011 की जनगणना, उसके बाद अभी जनगणना हुई नहीं है 11 के बाद। लेकिन जो हमारा जो लिंगानुपात है पुरुष और महिला का, वो बहुत ऊपर नीचे है। 1000 पुरुष के पीछे 928 का जो आंकड़ा है वो हमारे लिए बहुत ही विचारणीय है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने तो इस अनुपात को कम करने के लिए या बराबर करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया। क्योंकि पहले ज़माने में होता था कि जब किसी परिवार के 2 बेटियां हो गई
फिर वो बेटे के चाह में उसका परीक्षण कराते थे गर्भ, और जब सोनोग्राफी में आता था कि उसके गर्भ में बेटी है तो भ्रूण हत्या होती थी। इसका कानून भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी कानून का किसी को डर नहीं था, भ्रूण हत्या हो जाती थी। तो ये जो रेशियो का अनुपात बदला हुआ है, इसको ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और आप जानते हो कि इस देश की आधी आबादी महिलाओं का है, तो निश्चित रूप से उनका पूरा हक मिलना चाहिए, उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, उनको सब चीज़ उनको मिलनी चाहिए। जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो मैं अपने क्षेत्र में झाड़ू पलासिया कोटड़ा जो दुर्गम स्थल है, खैरवाड़ा हो, सलूम्बर हो, दरियावत हो, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गया और मैं गवर्नमेंट बालिका स्कूल में जाके मैंने उनको कहा, बालिका को, कि बेटा आप लोग 10वीं में पढ़ रही है, 12वीं में पढ़ रही है, बोर्ड की परीक्षा में है, जो बालिका 10वीं और 12वीं बोर्ड में 80% से अधिक अंक प्राप्त करेगी, उन सभी बालिकाओं को मैं यहाँ से अपने खर्चे से दिल्ली ले जाऊंगा, पार्लियामेंट का विजिट कराऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आपको मिलाऊंगा। और ये मैंने सपना लड़कियों को दिखाया और उस सपने को मैंने पूरा भी किया। 63 बालिकाओं को यहाँ से दिल्ली ले गया और दिल्ली से फ्लाइट से वापस लाया और प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो सेशन कराया। ये हमारे बालिकाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया और बालिकाओं में जोश रहा कि देश के प्रधानमंत्री जी से वो मिली। और बालिका जब उनके पैर छूने लगी तो प्रधानमंत्री जी ने बालिकाओं का हाथ पकड़ के बोला, बेटा ये जमाना झुकने का नहीं है, आपको झुकना नहीं है। सर, मैं आपसे अगला सवाल है शिक्षा को लेके। शिक्षा विभाग हर महीने अपनी रैंकिंग देता है, ठीक है। तो दिसंबर 2021 में हमारी राज्य भर में उदयपुर की रैंकिंग थी 32 और जनवरी में वो 33 हो गई, मतलब पूरे राज्य में लास्ट है बेसिकली। तो उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं सीधा आपने क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और शिक्षा जगत में काम करने वाले सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जितनी सरकार तनख्वाह देती है उसका उपयोगिता होनी चाहिए। बालकों की पढ़ाई हो नहीं रही है, पिछले 2 साल से कोविड की वजह से क्लासरूम लग नहीं रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं सकती क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर गरीब बच्चे रहते हैं, उनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। तो भारत सरकार ने अभी जो 12 टीवी चैनल को बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया है, उनको ये एक इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कि ऑनलाइन पढ़ाई टीवी चैनलों के माध्यम से कैसे कर सके, इसके लिए प्रावधान किया है। तो और जो क्वेश्चन आपने किया है कि राज्य में हमारा जिले का स्थान सबसे पीछे आया है, तो ये हमारे लिए बहुत विचारणीय प्रश्न है। मैं इस मौके पे यही कह पाऊँगा कि मैं अपील करूँगा कि उन सभी गुरुजनों से वो अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाए और सरकार से कहना चाहूँगा कि उन बालक बालिकाओं को मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराए ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके ऐसे कोविड वैश्विक महामारी के समय में। सर, हमने सब जान लिया उदयपुर के बारे में। हम आपके बारे में कुछ बताइए कि आपकी एक सांसद बनने की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई? देखिए मैम, मेरी कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर केसरिया जी है। केसरिया जी के पास में 8 किलोमीटर मसारों की ओबड़ी करके गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश है और 8वीं तक मेरा एजुकेशन उसी गांव में हुआ। 8वीं पास करने के बाद में हायर सेकेंडरी मैंने फतेह सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेह स्कूल से किया और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन भीलवाड़ा MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से किया। फिर मैं 2-3 साल के लिए जयपुर चला गया RS कोचिंग के लिए। RS बनना चाहता था और चूँकि मैं अफसर तो बन नहीं पाया, फिर मैं एक छोटी सी नौकरी स्टैटिकल जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग होता है राज्य सरकार का, उसमें स्टैटिकल इंस्पेक्टर के पद पे मेरी नियुक्ति हो गई और मैंने 13 साल तक उसमें नौकरी करी। और मेरी नौकरी मेरे गांव के पास ऋषभदेव है, वहाँ ब्लॉक CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ हो गया एज ए इंस्पेक्टर के। पहले कंप्यूटर के पद पे हुआ जो संगणक होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर बन गया मैं।
और सलूम्बर और ऋषभदेव 2 जगह रहा। मेरी जीवन की 2-3 मोड़ ऐसे आए, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तो गणित और विज्ञान की किताब मेरे पास नहीं थी। तो गांव में खेत पे हमारे खेती बाड़ी का काम था, तो कद्दू होता है, जानते हो ना कद्दू? कद्दू करीब 5-7 किलो का होता है, वजन कम से कम 5 किलो होता है, अधिकतम 10 किलो भी हो सकता है। 7 किलो का होगा। मैं गणित की किताब खरीदने के लिए वहाँ से 8 किलोमीटर पैदल मेरे एक ताई थी, उनके साथ में गया। मैं संडे का टाइम था, केसरिया जी गया। तो उस समय एक प्रदूषण पर्व चलता है, जैन समाज का प्रदूषण होता है, तो उस पर्व की वजह से पूरे दिन मैं उस कद्दू को लेकर घूमा, किसी ने खरीदा नहीं। अब मैंने कहा वो 7 किलो का कद्दू वापस गांव 8 किलोमीटर पैदल लेके जाना था मुझे। गणित की किताब और विज्ञान की किताब तो ले नहीं पाए, पैसा बिका नहीं। तो वहाँ जो भोई होते हैं, एक भोई थे, उनके घर गया और मैंने कहा कि ये 3 रुपये में आप इस कद्दू को रख लीजिए। उसने भी मना कर दिया, मेरे को 3 रुपया दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसा तो आज है ही नहीं, कद्दू आप रख जाओ। तो मैंने कद्दू वहाँ रख दिया, 3 रुपये उन्होंने दिया, गणित की किताब मुझे नहीं मिली। वापस गया। फिर बाद में जब मेरी गाय बेचती, उसके घी बेच के फिर हमने उसको एक 17 kg का एक टन वो होता है, पीपा होता है, उस पीपा में घी भर के लाए और एक सेठ जी के वहाँ बेचा। उसके बाद हमने उसको गणित की किताब खरीदी। फिर वापस भी गया उस बोई के पास, तो उन्होंने तो पैसा दिया नहीं। तो संघर्षपूर्ण ज़िंदगी रही। उसके बाद कॉलेज भी कर लिया, मेरी 2-3 नौकरियां भी हो गई और स्टैटिकल में इंस्पेक्टर के पद से 2003 में। उससे पहले मैंने एक सलूम्बर में मेरी वाइफ के नाम से भारत पेट्रोलियम का एक गैस एजेंसी मैंने ले ली वाइफ के नाम से। तो मैं वहाँ एस्टेब्लिश हो गया सलूम्बर में और मेरी जर्नी वहीं से शुरू होती है। फिर वहाँ के लोगों ने मुझे 2003 में, जब वसुंधरा जी की परिवर्तन यात्रा चल रही थी 2002 में 1 में, तो उस समय मैं करीब 36 साल का था, जवानी था। मैंने वसुंधरा जी के परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा जी को मैंने सिक्कों से तोला भारत गैस एजेंसी की तरफ से। तो मैम ने पूछा ये लड़का कौन है? तो उन्होंने कहा ये ट्राइबल बच्चा है। अच्छा, क्या करता है? तो गैस एजेंसी। वहाँ लोग सब मेरे को गैस एजेंसी वाला ही समझते थे। मेरा नाम नोट कर लिया। साल 6 महीने बाद मेरे पास टेलीफोन आता है, क्या आप चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा मैम आप लड़ाओगे तो ज़रूर लड़ूंगा। तो मैं समझ रहा था कि मेरी 60 साल की उम्र हो जाए, अभी नहीं हुए, 56 का हुआ। उसके बाद अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं राजनीति में आऊँगा। लेकिन वसुंधरा जी ने 2003 का चुनाव मुझे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ के संघ के पदाधिकारियों ने मेरी रिकमेंड करी और सब ने मिलके मुझे उम्मीदवार बना दिया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी विधायक का चुनाव लड़ाया और इस जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से 8,772 वोटों से मैं 2003 का चुनाव जीता और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री काल में विधायक बन के गया। तो मेरी राजनीतिक जर्नी उस तरह से शुरू हुई। मेरे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मेरे जीवन में आती है, किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से राजनीतिक में आए और मुझे एक काम करने का अवसर मिला। मैं इस आपके माध्यम से मैं जनता का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विशेष करके सलूम्बर की जनता को। मेरी अगर पहचान बनी है तो सलूम्बर की जनता ने मुझे पहचान दी विधायक के नाते, और फिर मैं दूसरी बार सांसद बन गया। उदयपुर की जनता को मैं बहुत बधाई, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का, जिसकी राजनीति में कोई पहचान नहीं थी, पहचान अपने आप बनी और बनने के बाद आज का सफ़र दूसरी बार सांसद के रूप में मुझे मिला है। तो मुझे संघर्ष करने में बहुत मज़ा आता है और मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किया जाए और कैसे लोगों को अपना खुद का स्टार्टअप कैसे वो तैयार कर सके, वो रोजगार पाने वाला नहीं रोजगार देने वाला कैसे बने। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास लगभग 60 से 70 लोग काम करते हैं मेरी गैस एजेंसी पे, मेरे कॉलेज में, फैकल्टीज़ में। तो मुझे
बहुत खुशी मिलती है। अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं एक गरीब परिवार के आने का, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा बढ़कर मेरे युवा इस क्षेत्र में आगे आवे और वो ऐसा कोई काम करके दिखाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है और लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है। क्योंकि मैं एक कहानी बता रहा हूँ, उसमें एक हिस्सा ये भी है। जब मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन था, आरएस की ट्रेनिंग कर रहा था, एक बार मैं राजस्थान की विधानसभा में गया तो वहाँ गार्ड ने मुझे रोक दिया कि आप वहाँ नीचे ऐसा झुक के नहीं देख सकते हो, अंदर नहीं आ सकते हो। तो मैंने कहा भैया मुझे आज तुम आने नहीं दे रहे हो, कल मैं इसी में आऊँगा एमएलए बन के, और मैं विदिन 5 ईयर बाद में उसी में एमएलए बन के गया। तो मेरा लक्ष्य, मैं जब कोई चीज़ तय कर लेता हूँ तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, हर काम कर सकते हैं। बस आप में जुनून होना चाहिए, आपको जिद होनी चाहिए। लड़ाई को लड़ने के लिए आप में अगर आप में साहस है, काम करने की ताकत है, तो आप करते रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपके शब्दों ने जो इंस्पायर किया है आज हमें, बहुत सही। अब हमारी जो उदयपुर की जनता है वो आपके बारे में जो कुछ जानना चाहती है, कुछ आपकी पसंद नापसंद के बारे में, उसके लिए हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे, आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी। आपको विकल्प दूंगी मैं 2 और आपको उसमें चूज करना होगा दोनों में से एक, फटाफट से, बिल्कुल रैपिड फायर। हाँ नहीं। ठीक है सर। सर घर की दाल बाटी या बाहर की? घर की दाल बाटी। मूंग दाल का हलवा या मोतीचूर के लड्डू? मूंग दाल का हलवा। अभी सबसे कठिन सवाल, पिछोला या फतेह सागर? मेरा तो फतेह सागर। अच्छा, एडवेंचर से भरा हुआ वेकेशन छुट्टियां या फिर शांति बिल्कुल आलस्य से? नहीं, एडवेंचर से भरा हुआ। बहुत बढ़िया सर। सर उदयपुर की ओल्ड सिटी या न्यू सिटी? न्यू सिटी। अरे सर, और आखिरी है मेरा चॉइस में, पॉलिटिक्स या परिवार? पॉलिटिक्स। पैशनेट सांसद हैं सर हमारे। मेरा एक और सवाल है आपसे कि अगर आप एक सांसद नहीं होते तो उसके अलावा क्या होते? नहीं, मैं इससे पहले तो सरकारी जॉब में था। मेरे को बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दे पाऊँ, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़े रखूँ, और कैसे खुद अपनी चीज़ खुद पैदा कैसे करें। कुछ चीज़ें हम स्वयं बनाना चाहते हैं। अभी मैं बेम्बू पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको ले जाऊँगा बेम्बू में क्या क्या चीज़ें बनती है और कैसे बनती है और वैल्यू एडिशन कैसे होता है, ये अभी मैं स्वयं कर रहा हूँ। और मैं आप जैसे युवाओं को उससे जोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्किल्ड, बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, जिसमें बस उसको करना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप जुड़ती चली जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे युवा है, हजारों युवा हमारे उदयपुर के इससे जुड़े और उसमें लग जाए और दिल और जान से लग जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अगर उदयपुर की जनता आप तक पहुंचना चाहती है किसी सुझाव के लिए, परेशानी के लिए, तो किस माध्यम से आप तक पहुंच सकती है? देखिए मैम, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों की मेरे से कई बार शिकायत रहती है कि आप टेलीफोन नहीं उठाते हो, लेकिन मैं जब से दूसरी बार सांसद बना हूँ तो मेरा 1 घंटे का मैं सुबह शाम जो जिनके कॉल आए हैं उनको वापस में रिकॉल करता हूँ। तो उससे तो वो जुड़ ही सकते हैं। मेरे ऑफिस कार्यालय है मेरे 2 कलेक्ट्री, मेरा जिला परिषद में एक कार्यालय है, वहाँ भी मेरे लोग रहते हैं। और उसके अलावा मेरा सेक्टर 9 में कार्यालय है, वहाँ भी संडे के अलावा बाकी दिनों खुलता है। और मेरा दोनों मोबाइल मैं स्वयं उठाता हूँ। तो मेरे कभी भी कोई भी अनजान आदमी भी अगर टेलीफोन करेगा तो मैं टेलीफोन से उससे बात कर पाऊँगा। और दूसरा, आपके माध्यम से भी अगर कोई व्यक्ति आप हमसे जुड़ना चाहता है तो निश्चित रूप से स्वागत है, और कि वो आपके माध्यम से मुझे जुड़े, मेरे दोस्तों के माध्यम से, मिलने वालों के माध्यम से, जहाँ कहीं भी अप्रोच करके वो मुझसे जुड़ना चाहता है, निश्चित रूप से मैं उनकी मदद करना चाहूँगा, उनको सहयोग करना चाहूँगा, उनसे जुड़ना चाहूँगा। सर, आपका हमारे उदयपुर ब्लॉग के और हमारे युवाओं के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सबसे पहले तो मैं उदयपुर ब्लॉक के तमाम पदाधिकारियों का और सभी का मैं हृदय से उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना भी प्रेषित करता हूँ कि किस तरह से उदयपुर ब्लॉक इस क्षेत्र के और उदयपुर की खबरों को त्वरित गति से लोगों तक पहुँचाता है।
और विशेष करके युवाओं को जिस तरह से उदयपुर ब्लॉक ने जोड़ के रखा है, मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े और देहात क्षेत्र के लोगों को भी उदयपुर ब्लॉक से जोड़ने के लिए मैं गुजारिश करूँगा। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से आप सभी लोगों ने हमसे बातचीत करी, उसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, यहाँ आने के लिए। आपने हम भाग्यशाली हैं कि हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला। हम अपने सांसद महोदय के साथ वापस से ज़रूर मिलेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।